नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक और हमारे इस शो का नाम है क्या है पॉलिटिक्स। मतलब जो भी मुद्दे ट्रेंडिंग मुद्दे इस समय देश में चल रहे हैं, जो बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर सियासत हो रही है, उसके पीछे की असल राजनीति क्या है, उसकी चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट अमिताभ जी हैं। अमिताभ सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ एक जेएनयू के स्कॉलर धर्मराज कुमार जी हैं, डॉक्टर धर्मराज कुमार जी। और ये लोग तीखी और पैनी नजर रखते हैं तमाम चीजों को लेकर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का मुद्दा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को कांग्रेस ने जिस तरीके से उठाया, बीजेपी ने उसके ऊपर सफाई दी। उसके बाद फिर वो पूरा मुद्दा जो था वो वहां से डाइवर्ट होकर कल तक गेंद कांग्रेस के खेमे में थी, आज गेंद बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है और धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा अमिताभ सर आपसे। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से अमित शाह का वो बयान आया, फिर अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो उनका वीडियो फॉर्ज है और कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे पर हमलावर रही। क्या देखते हैं आप? क्या बीजेपी जो अंबेडकर का मुद्दा है, जो अंबेडकर के अपमान का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली गई है? कहीं ना कहीं बीजेपी को अब डर लगने लगा है? देखिए, मैंने तो चूंकि सारे मसले पे गौर किया हुआ है और देखा हुआ है कि इसकी क्या बयानबाजी है। दरअसल मुश्किल ये है ना कि अब झूठ बोलने का दौर इतना तगड़ा हो गया है कि राजनीति में जरा सी भी जो नैतिकता बची नहीं है, ऐसा लगता है। जो पहले स्वीकार करते थे ना, जो वास्तविक चीजें होती थी, सही बात होती थी, उस पर कोई नहीं पलटता था या उल्टी बातें नहीं किया करता था, वो खत्म हो चुका है। तो जिस तरीके से जो बयान है, अगर सही मायने में देखें तो उनका पूरा, जब वो बातचीत जब कर रहे थे, वो बोल रहे थे, तो कांग्रेस पे ये मुद्दा दरअसल भारी पड़ने वाला था, क्योंकि इतिहास जो है वो गवाह है और इतिहास की जो सारी बातें उन्होंने उठा उठा करके सामने लाई हैं, जिसमें कब कब कैसे कैसे और क्या क्या व्यवहार अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने किया है, उन हर एक घटनाक्रमों को जिस तरीके से पेश किया जा रहा था, उससे कांग्रेस दरअसल बैकफुट पे थी। उसमें उन्होंने एक कोशिश की है टुकड़ा निकाल करके ये बताने की ये अपमान कर रहे हैं किसी तरह इस बात को, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए कितने बहुत तेजी से एक्शन किया है। वो कल केवल संसद में ही नहीं हुआ, आज देश के कई शहरों में कांग्रेस के युवा कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है कि अमित शाह को ये किया जाए, और उनके और भी जो दो चार साथी दल हैं, उन्होंने भी जो है इस पे कार्रवाई करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये दलितों के वोट को लेकर के ये सारा गणित चल रहा है। कांग्रेस ने ये महसूस किया है कि पिछले 2 चुनावों में उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो दलित वोटों का हुआ था, उसका 2014 और 2019 का। वो थोड़ा सा रिकवर कर पाई है 2024 में। तो अब वो उसके ऊपर और ज्यादा जो बैंक करना चाहती है और उसको हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग इसको मुद्दा बनाने की बार बार बिल्कुल कोशिश कर बिल्कुल रहे सर। हैं कि हम वापस मैं लेकर आए। तो ये धर्मराज वो जी, बेसिक मैं आपसे आपको सर, मैं आपको रोक माफ कीजिएगा। मैं धर्मराज जी से सवाल करना चाहूंगा कि अमिताभ सर बोल रहे हैं कि वो वीडियो फॉर्ज करके कांग्रेस ने दिखाया और उसके पीछे की बता रहे हैं कि वो एक तरीके से बदनाम करने की साजिश है। आपको क्या लगता है? आपने भी वो वीडियो देखा है, क्या आपको लगता है कि क्या वो वीडियो फॉर्ज है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह ने वो टिप्पणी नहीं की है? और वो जो टिप्पणी की है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी धर्मराज नहीं, जी। मैं थोड़ा सा अमिताभ बहुत ही सम्मान के साथ अमिताभ सर से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ कि कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ भी फॉर्ज नहीं किया है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल अमित शाह कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। साफ साफ वह भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि गलत ढंग से चलाया जा रहा है। उसमें ऐसी एडिटिंग नहीं है जैसे, अगर ये बात यहां तक मैं अमिताभ सर से सहमत हूं कि सर कह रहे हैं कि नैतिकता का जमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर हम इस बात को देखेंगे कि मीडिया में जो एडिटेड फुटेज चलाने की परंपरा जो शुरुआत हुई है वो भाजपा आईटी सेल के द्वारा हुई है। हम सबको सबसे जो मजेदार जो एडिटेड वीडियो है आज भी है, भले ही मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन मनोरंजन के लिए हम सब अपने निजी जीवन में उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं, मजा भी लेते हैं कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, जबकि उस दिन भी पूरी भाषण अगर कोई राहुल गांधी की सुन ले
तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि जैसा भाजपा के बीजेपी आईटी सेल ने उनका चलाया था, बल्कि कहेंगे कि राहुल गांधी के साथ बीजेपी आईटी सेल ने बिल्कुल गलत किया था। और तब वो पहले गलत भी किया, एक गलत परंपरा भी डाली, एक महत्वपूर्ण नेता की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की परंपरा भी भाजपा ने आईटी सेल के माध्यम से डाली। अब उसी के माध्यम से गलत किया है, कमबैक कर गया है। जो भाजपा आईटी सेल कल तक दूसरों के लिए करती थी, अब उनके साथ हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लेकिन दिलचस्प बात यह है, जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन ये कर लोगे आप अगर बजट मिल जाए, जी धर्मराज भाई बोलिए, आप अपनी बात हाँ रखिए। कुछ आवाज आ रही थी इसीलिए। हाँ सॉरी। हाँ, तो यह जो भाजपा आईटी सेल जो कल करती थी दूसरे दलों के साथ, कभी कांग्रेस के नेताओं के बयान के साथ छेड़छाड़, जबकि अमित शाह ने तो जो बात कही है संसद में, बिल्कुल उसी बात पे हंगामा है। हंगामा ये नहीं कि अमित शाह के बयान के साथ छेड़छाड़ की गई है, हंगामा भाजपा की जो मनुवादी समझ है, जो दिल की बात है, वह सामने आ गई है फिसल कर। अमित शाह जी के बात से, जुबान से, उनके दिल की बात, जो भाजपाइयों के मनुवादियों के दिल में जो बात होती है, वो फिसल कर जुबान में आ गई, हंगामा मचा। धर्मराज, डॉक्टर धर्मराज कुमार जी, लेकिन एक बात और बड़ी जो अमिताभ जी ने कही कि सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए कांग्रेस इस तरीके की राजनीति जो है वो कर रही है, और इसमें कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इसको वोट बैंक के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, सदन अगर इस प्रकार से हम आरोप लगाएंगे तो कांग्रेस के साथ दो एडवांटेज है। कांग्रेस के साथ पहला एडवांटेज ये है कि कांग्रेस, भारत के विपक्ष का नेता कांग्रेस के हाथ में है, राहुल गांधी है। अगर हमें तय करना होगा, जब संसद में कभी भी देखेंगे, एक है सत्ता पक्ष, एक है विपक्ष, तो इसका लाभ तो कांग्रेस लेगी ही, कोई भी दल उसमें विपक्षी दल रहती उसका लाभ लेती। दूसरा लाभ यह है कि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल के बयान के बाद से जो ये ऐसा हुआ कि अमित शाह पर, अंबेडकर के नाम पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी, मैं अगर पूरे कांग्रेस के दल की बात आगे छोड़ दूं, तो राहुल गांधी को अब यह एक बात समझ में आ गई है कि जिस तरीके से दलित ओबीसी वोट कटने से उत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई है, अपने दम पर वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के माध्यम से प्रयास कर रही है कि दलितों में, पिछड़ों में कम से कम ये बात जाए कि नहीं नहीं, कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया है, हमने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। और इस मामले में राहुल गांधी ने वही है कि उन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा किया, हजारों किलोमीटर पैदल चला, उसका नाम सामाजिक न्याय यात्रा किया। और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देश की बड़ी दूसरी पार्टी है, तो राहुल गांधी को ये बात पता था, तो उन्होंने एकदम साफ साफ जिस जाति जनगणना के मुद्दे को सपा, बसपा, आरजेडी जैसी पार्टियां प्रमुखता से नहीं बोल पा रही थी, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को तुष्टीकरण करने के लिए, ऐसे समय में राहुल गांधी अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आ गई और राहुल गांधी ने कहा कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे। इस जाति जनगणना का मुद्दा, मैं बिल्कुल डॉक्टर धर्मराज, मैं सवाल ये अमिताभ सर से लेना चाहूंगा कि क्या भाजपा इस समय जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, कांग्रेस के उस दबाव में आ रही है? जो जिस तरीके से कांग्रेस ने बीते दिनों में जो एक अपना प्रेम दिखाया है दलित वोटर के प्रति, पिछड़े वोटर के प्रति, जो तमाम चीजें दिखाई हैं संविधान के प्रति, संविधान और अंबेडकर को लेकर कांग्रेस इतना बातें कर रही, क्या बीजेपी उससे दबाव में आ रही है? क्या लगता है सर आपको? देखिए, पिछले दो चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी कतई दबाव में नहीं है, बल्कि फिर से फायदे में जा रही है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस भावना को लेकर निश्चित रूप से कुछ असर पड़ा था लोगों पे, लेकिन दरअसल मुद्दा ये है, जाति गणना फिर एक बड़ा जो है ना, एक एकदम घटिया और निम्न स्तरीय कदम जो है जाति जनगणना, किसी भी व्यक्ति की स्थिति, अवस्था जो है, क्योंकि हम आर्थिक स्थिति से देख रहे होते हैं कि वो गरीब है, पिछड़ा है, क्या है, उसी से तय करते हैं। तो जाति से अगर आप तय करने लगे कि वो गरीब और पिछड़ा है, तो ऐसी ही गलती इन्होंने शुरुआत की थी आरक्षण से।
आप एक अयोग्य ड्राइवर जिसको ड्राइविंग नहीं आती है उसके गाड़ी में बैठेंगे, कभी कभी ऐसा पायलट बैठा हो आप उसमें बैठेंगे, किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे जिसको नहीं आती। असल में इनका षड्यंत्र ही ऐसा है कि जो गरीब और पिछड़ा और दलित वर्ग रहा है वो हमेशा गंवार और उज्जट बना रहे। उसको कभी कभार मिठाई खिला दो और अपने पीछे घुमाते रहो, उसको योग्य बिल्कुल मत बनने दो। अगर इनको सचमुच चिंता होती तो उचित शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था इन्होंने की होती। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बच्चे को योग्य बनाना है तो उससे मछली पकड़ना सिखाओ, हाथ में मछली मत दो। इन्होंने इतनी गलत नीतियां शुरू से अपनाई जिसका भयानक जो असर ये देश झेल रहा है, बहुत भयानक। बहुत ऐसे काम किए हैं। आरक्षण विषय पे चूंकि अभी चर्चा में आ गई जाति जनगणना को लेकर, ये किस तरह से घटिया तरीके से बातचीत करते हैं, जाति 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 सारा कान। अब जाति को लेकर अगर कहीं पे कुछ है विद्वेष तो वो सरकारी से जरूर जाति पूछी जाए। और अन्य जगहों से भले ही जो अलग हो रहा है लेकिन यहाँ पे जरूर पूछा जाता है और उसको ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि शुरू में इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, राजीव गांधी हो, तो जाति को लेकर ये लोग मना करते थे। ये हमेशा तात्कालिक राजनीतिक लाभ के दृष्टि से काम करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। आज भी जो तमाशा इन्होंने जैसे कि संसद में किया है, धक्का मुक्की जो की है राहुल ने, दरअसल राहुल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। बड़ा सीधा भला सा बच्चा है, उसको जबरदस्ती जो है वो राजनीति में घुसेड़े हुए हैं लोग, वो समझ नहीं पाता है। क्योंकि राजनीति में बहुत ही घाघ लोग होते हैं। आपको मैं बता दूं, अब जाके थोड़ा सा जैसे वो जो यात्रा वगैरह इन्होंने की है ना, एयर कंडीशन गाड़ी लेकर के 2-4 किलोमीटर चल लेते थे, फिर उसमें बैठ के आराम करते थे, लेकिन उससे कुछ ज्ञान तो जरूर हुआ होगा राहुल को, कुछ असर जरूर पड़ा होगा। फिर भी उतना घाघ वो राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता है। उसको जबरदस्ती लोग राजनीति में ढकेल हुए थे। अब वो दूसरों के इशारे पर चल रहा है और हम लोगों ने वो इनका जो पिछले जो हैंडल घुमाने वाला जो इनका ड्राइवर है उसको हम लोगों ने महसूस कर लिया है। वो एक इंटरनेशनल टूल किट या गिरोह जो है, सोरोस एंड कंपनी जो डीप स्टेट है, जो कि सारे देशों में राजतंत्र को जो लोग काबू किए रहते हैं। क्योंकि मैं पत्रकारिता में रहा हूं तो मैं 90 के दशक से काम कर रहा हूं, तो मुझे मालूम था कि उस समय भी चीन, रूस, अमेरिका के पेरोल पे कैसे रहा करते थे लोग। वो सारे लोग जो हैं वो उनका बहुत हिस्सा टूटा है, उनका हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा असर मोदी की नीति से पड़ा है। वो जो छूट रहा है, इनके बड़े बड़े व्यापार छूट रहे हैं, भारत के ऊपर जो काबू कर लेते थे या भारत को किसी भी तरह उसको ड्राइव किया करते थे, मंत्रालय किसको मिलेगा तय किया करते थे, वो चीजें जब छूट रही हैं तो ये और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और उसके जाल में राहुल फंसे हुए हैं। मैं सर आपका जो सवाल है वो धर्मराज जी से लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि राजनीति में घाक की जरूरत होती है और राजनीति जो है वो राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए नहीं होती है, यानी, और आप बोल रहे हैं कि आरक्षण और जातिगत जनगणना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोध में? ये सवाल मैं डॉक्टर धर्मराज से लूंगा। बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ अभी। बीजेपी तो ये आपका पक्ष है, कह रही कि हाँ जातिगत जनगणना कराएंगे, पूछ रही कि आपने क्यों नहीं कराया। मैं बीजेपी का पक्ष कतई नहीं रख रहा हूँ। जी, डॉक्टर धर्मराज, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर जो अभी अमिताभ सर ने आपके सामने रखा? देखिए, मैं अमिताभ सर की सारी बातों से, अभी जो इन्होंने कहा, सारी बातों से मैं असहमत हूँ। पहली बात है कि सर को जाति जनगणना के मुद्दे पर, अगर सर को लगता है कि भारत में जाति पर बात करने से भारत का समाज पिछड़ा हो जाएगा या भारत का समाज जातियों में फिर से बढ़ जाएगा, भारत में जाति पहले है। बल्कि मैं इस बात को यूं कहूंगा कि भारत की, देखिए बदनसीबी क्या है, भारत की बदनसीबी ये है कि जो बाबा साहब अंबेडकर भारत की आजादी के पहले दुनिया के सबसे ताकतवर यूनिवर्सिटीज में अपने मेरिट के दम पर पढ़ने गए थे, उस देश में मेरिट नाम की कोई जगह ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस जैसा एकदम करप्ट सिस्टम नरेंद्र मोदी की सरकार में लाया गया। ईडब्ल्यूएस के भीतर भी ये करप्शन लाया गया। आर्थिक न्याय जो भाजपाइयों का जो नारा है या भाजपा की जो सोच रखने वाले मनुवादियों की जो समझ है, क्या राहुल गांधी जाति को पैदा कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर की जो राइटिंग है वेटिंग फॉर वीजा,
उनको तो बचपन में पता भी नहीं था, किसी बच्चे को नहीं पता होता है, मुझे भी पता नहीं था। मुझे तो मेरे जो सवर्ण मास्टर थे उन्होंने बताया कि तुम धर्म का कॉलम भरो भरो, और उसके बाद चुपके से साइड में पूछते थे अच्छा क्या जाति है। तो इस प्रकार से जाति कोई कितना भी छुपाने का नाटक कर ले, जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। जैसे यूरोपीय समाज की, अमेरिका के समाज की, पश्चिमी देशों के समाज की सच्चाई रंग भेद है, यानी गोरा काला है, वैसे ही भारत में जाति एक सच्चाई है। और इसमें इसके खिलाफ आप कह रहे हैं अमित शाह के जिस बयान के कारण आज जो हम लोग जुटे हुए, बयान को मैं जरा सा आपके सामने कुछ सेकंड 10-20 सेकंड याद दिला दूं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कांग्रेसियों पे तंज करने के लिए दरअसल ये बात कही थी। मैं अमित शाह के इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है उनके मन में अंबेडकर के प्रति कोई अपमान की भावना नहीं रही हो उस वक्त, मैं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। लेकिन तब क्या है, उन्होंने जो भाषा क्या उन्होंने कहा, उन्होंने भाषा कहा क्या अंबेडकर 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 लगा रखे, भगवान का नाम लेते तो मुक्ति मिल जाती। ये बात अमित शाह कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के पूरे खानदान के साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा भारत के इतिहास में कि उनके किसी, वो जैन परिवार से आते हैं, कि किसी जैन को मंदिर जाने से रोका गया, उसकी माँ बहन की इज्जत इसलिए लूटी गई कि वो दलित समाज से आता है, उसको मंदिर में जाने से इसलिए पीटा गया, उसके लिए दरवाजे पे लिखे गए। कहीं आपने देखा है कि जैनों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है, शूद्रों के लिए, दलितों के लिए तो आपको असंख्य ऐसे मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अभी ताजा घटना है कि उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल जो नौकरी करता है, उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करता है, वो दलित है, घोड़ी पे चढ़ गया तो उसको वहां के सवर्ण दबंगों ने उसको घोड़ी से उतरवा दिया। ऐसे तो हम बात करें तो जाति को छिपाने से, रोग को छिपाने से अगर रोग का इलाज होने लग जाता तो ये तो बड़ी अच्छी बात रहती। लेकिन अफसोस की बात है कि जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो रवैया था अमित शाह जी के भीतर, या तो कहेंगे कि पूरा जीवन उन्होंने राजनीतिक घाघपन, एक घाघ शब्द का इस्तेमाल किया अमिताभ सर ने। राहुल गांधी घाघ नहीं, इस बात से राहुल गांधी का ही पक्ष मजबूत होता है कि भारत की राजनीति को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भारत की राजनीति में घाघपन का नंगा प्रदर्शन न करे, बल्कि जो उसके दिल में है वो बात बोले और अपने काम पर वो अड़े और जनता के लिए कुछ काम करे। बिल्कुल धर्मराज भाई, मैं जवाब लेना चाहूंगा अमिताभ सर से कि जिस तरीके से धर्मराज जी ने बोला कि जो घाघपन राजनीति की बात की गई, और जो इन्होंने बताया कि अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, जो उनके मन में वो चीजें नहीं रही होगी, उन्होंने वो उन पर उस तरीके से वो शोषण नहीं हुआ, उन्होंने वो दमन नहीं सहा, वो अत्याचार नहीं सहा, वो दलितों का संघर्ष समझने के काबिल ही नहीं है वो। उनके बयान से ये पता, अरे भाई दलितों वंचितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। अगर हम महार सत्याग्रह को देखते हैं, हम सोच सकते हैं कि किसी दलित को फलाने कुआं से, गांव के परिदृश्य में सोचिए, ग्रामीण व्यवस्था में जाइए, यूट्यूब व्यवस्था में और टेक्नोलॉजी की दुनिया से बाहर निकल के ग्रामीण परिवेश में सोचिए जहां पर एक धर्मराज जी जवाब दे रहे हैं, अमिताभ सर जवाब दे रहे हैं जी। वो बयान मैंने भी सुना था, अमित जी जो बोल रहे थे, कहीं पे भी उसमें अपमानबोधक अंदाज नहीं था। वो एक चर्चा में जो जिक्र किया जाता है उस ढंग से जिक्र था। दूसरी बात, इनकी जो दृष्टि है ना, वो फिरंग पोषित शिक्षा की दृष्टि है, जिस बात पे ये बोल रहे हैं, भारत और दलित समाज और ये पश्चिम से जोड़ करके। मैं दरअसल ये जो पश्चिमी दृष्टि जो है ना, जिसको मैं फिरंग दुष्ट बुद्धि कहता हूँ, उन्होंने भारत में दरअसल जो परिस्थितियां पैदा की है, ये 400-500 सालों की है। अगर आप 12वीं सदी से पहले, जब 12वीं-13वीं से पहले का जो समाज था यहाँ पे ना, ये जो जाति वगैरह है ना, दरअसल फिरंगियों के साथ मुश्किल थी कि वो जितने नस्लवादी जिस तरीके के हैं और जितने दुष्ट हैं, किसी दूसरे नस्ल को खत्म कर देना, रेस का, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है, जिहाद और क्रूसेड जैसी भावनाएं जो हैं, उन सब चीजों से बहुत परे रहा है भारतीय समाज, सनातन समाज जो रहा है। असल में इन लोगों की दृष्टि केवल वही है, ये जो पश्चिम ने जो हमें शिक्षा पद्धति दी थी, उसके तहत जो अपना इतिहास समझाया था, ये उसी में सीमित लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं। इनको ये नहीं जानकारी है कि भारतीय समाज में ये जो जाति और इस तरीके से जो चीजें भरी गई हैं, ये पिछले कुछ 100 सालों का ही और फिरंगी षड्यंत्र है बेसिकली। उस वक्त जो जातियां हार जाती थी, महार जो है ये बेसिकली क्षत्रिय जाति है, भंगी क्षत्रिय जाति है, जो हार जाते थे और धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, तो उनको ये गंदे कामों में लगा दिया करते थे। ये सब इनकी जो बुद्धि है, वो फिरंगी शिक्षा है ना, उससे प्रेरित है, इसलिए ये वहीं तक सीमित रहते हैं, ये उसके आगे निकल ही नहीं सकते कभी।
मनुवादी ये कहते हैं, उसको ये समझ ही नहीं पाते हैं। अब जाकर के जो सूक्ष्म दृष्टि भारतीय सनातन समाज की रही है, क्योंकि हिंदुत्व जो है उसी के अंदर ये क्षमता रही है, उसी का इतना सर जातियां तो इस देश में 100 साल पहले नहीं आई। इतना तो हम भी जानते हैं कि जातियां तो इस देश में तब से है जब से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जब से सनातन की शुरुआत हुई है। नहीं, ये सब गलत बातें हैं। आपको भी अभी जानकारी तब उसमें आना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा आपको मैं बता दूं, मेरे ख्याल से 1871 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे जाति जनगणना की शुरुआत की थी। उन्होंने जो कुछ जनगणना के नाम पे वो तलाश रहे थे जातियां, उस समय शायद 13 या 41 बस इतनी ही जातियां मिल पाई थी। मंदिरों में प्रवेश को लेकर के अंग्रेजों ने सिस्टम शुरू किया था, वो पैसे वसूलते थे, है ना, 2 पैसे 1 पैसे 4 पैसे, जो पैसे नहीं दे सकते थे उनको धीरे धीरे निम्न श्रेणी में वो लोग चले गए। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था रही है। इस तरह की जो भी बातें हो रही है ना, ये मैक्स मुलर किस्म के विद्वान जो थे, क्योंकि उनका ज्ञान था कि 2000 साल पहले ही दुनिया शुरू हुई है, सभ्यता शुरू हुई है। इनको पता ही नहीं है कि हमारे देश की सभ्यता 24,000 साल से ज्यादा पुरानी है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, भले जेएनयू में रहा हूँ, लेकिन दृष्टि जिसका संकीर्ण हो, वहां अध्ययन का सारा विषय केवल पश्चिम प्रेरित है। बिल्कुल सर, मैं जवाब, ये लोग पोषित लोग हैं, इसलिए ये ज्यादा नहीं जा सकते। मेरे फोन की जवाब लेना चाहूंगा, मैं जवाब लेना चाहूंगा, तो हो सकता है 2-4-5 मिनट में कट जाएगा। जी कोई नहीं, मैं फटाफट जवाब लेना चाहूंगा धर्मराज जी से। जो ये बातें कही अमिताभ जी ने कि जातियां 100 साल पहले आई, इसको लेकर देखिए अमिताभ सर बहुत ही मतलब मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहने में कि अमिताभ सर भारत की उस सच्चाई को दबाना चाहते हैं जो मेरे और अमिताभ सर के, हो सकता है अमिताभ सर के मन में कोई अच्छी बात हो, भलमानसाहत हो। इतना तो तय है कि अमिताभ सर की तर्क से लग रहा है कि सर के मन में यह विरोध है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये बात अमिताभ सर के से मैं सहमत हूं। लेकिन जो अमिताभ सर ये जो इतना हम लोग को नादान समझ रहे हैं, भारत को, दुनिया को नादान समझ रहे, कहने की ब्राह्मण और ब्राह्मण कह रहे जाति कहां से आए, तो ब्राह्मण का अमित शाह पर हम चर्चा करने बैठे हैं। अमित शाह को कहा जाता है कि वो भारत के चाणक्य है। चाणक्य कौन जात का था? जात का शूद्र था क्या सर चाणक्य? चाणक्य कोई बता दे कि शूद्र था कि महार था? कौन था चाणक्य? चाणक्य ब्राह्मण ही तो था। क्या 12वीं 13वीं सदी में चाणक्य की कथा है? देखिए मैं तो चाणक्य चाणक्य ऐसे फालतू बकवासों में नहीं उलझता हूं, न मैं चाणक्य की कहानी को मानता हूं, न मैं अमित शाह को चाणक्य मानता हूं। क्योंकि जो आदमी राजनीति में, हम आधुनिक काल में जी रहे हैं और उस समय में अगर हम लोकतंत्र में, भारत में, बल्कि अगर कोई लोकतंत्र के हवाले से यह बात कहता कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का जनक भारत है तो मुझे सुनकर अच्छा लगता। लेकिन यह कह देना कि भारत में जातिवाद नहीं, भाई चाणक्य जैसा ब्राह्मण के नाम पे पूरे देश के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं खुश होते हैं, रात दिन चाणक्य बनाने से नहीं थकते हैं। और 1873 की बात कही सर ने, 1873 में अंग्रेज ने जाति जनगणना की या किसी और को ढूंढा। अरे अंग्रेज ने कहा, क्या अंग्रेज ने पैदा, उसने कहा कि ढूंढा, तो ढूंढा थोड़ी ही उसने। अगर जो चीज ढूंढ, देखिए आविष्कार और निर्माण सृजन यानी डिस्कवरी, खोज और आविष्कार में फर्क होता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सर की बात मान लूं कि 1873 में अंग्रेजों ने जातियां खोजी, अरे भाई तो जातियां थी तो उसने खोजी, वो तो विदेशी था, वो तो यहाँ पे आया ढूंढने के लिए। उसने देखा कि भारतीय समाज इतना सुंदर है, यहाँ इतना प्रकृति है, संसाधन है, लेकिन ये देश हमारे चंगुल में 500 लोग अंग्रेज आए, गुलाम कैसे बना लिए? तो उसके मन में कुतूहल रहा होगा, आश्चर्य रहा होगा, तो उसने ढूंढना शुरू किया। कारण मिला, जाति के समाज जाति में बटा हुआ है। ऐसे में और जिस 1873 की बात सर कह रहे हैं, वैसे मुझे इस एज पर भी अभी संदेह है मैं, क्योंकि 1848 में महात्मा फूले ब्राह्मणवाद के खिलाफ न केवल लड़ाई लड़ रहे थे, भारत का पहला स्कूल जो वंचित समाज की महिलाओं के लिए खोलने का श्रेय जाता है, जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के, आज हमारे घर की बेटियां, आपके घर की बेटियां स्कूल जाती हैं, लड़कियों को स्कूल में भेजने का श्रेय महात्मा फूले को जाता है। और महात्मा फूले ने वह लड़कियों के लिए स्कूल 1848 में खोजा, और सर कह रहे हैं कि 1873 में अंग्रेजों ने जाति खोजी। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, ये सब मैंने, और जहां तक कि सर ने कहा कि ये विदेशी फिरंगी दुष्ट वाली बुद्धि है, अरे भाई फिरंगी तो बता दें कि मोदी जी बता दें कि जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई है,
ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए भले मंशा के लिए खोली, जिसके लिए भारत के लोग गर्व से वहां जा सके। उनके जितने मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, रविशंकर प्रसाद की बेटी वेस्ट में पढ़ती है, मतलब अमेरिका में पढ़ती हैं। वो जो पुराने पर्यावरण मंत्री हैं 2014 से 19 वाले, उनका महाराष्ट्र वाले, मुझे उनका नाम याद आ जाएगा, जो आरएसएस के नेता हैं, जावड़ेकर साहब, प्रकाश बिल्कुल जावड़ेकर साहब, धर्मराज जी, उनकी हमारे बेटी विदेश गेस्ट में पढ़ती है। धर्मराज सारे जी, लोग मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे गेस्ट जो है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ इंजीनियर अनिल कुमार जी आ चुके हैं, जो कि एक वरिष्ठ बहुजन चिंतक हैं, दलित चिंतक हैं। सर, मैं आपको विषय बता दूं आपका, मैं अनिल कुमार जी आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जेएनयू के स्कॉलर डॉक्टर धर्मराज कुमार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सर हैं। और अनिल जी, जो चर्चा चले, अमिताभ सर मैं आपसे जवाब लूंगा, बस 1 मिनट में खत्म हो रही है, 2% रह गया है। जी, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। मैंने कहा ना, इनकी दृष्टि 250-300 सालों में ही है। ये लोग 15वीं सदी से पुराना का जो सही में इतिहास, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए थे लूटने पाटने के लिए, वो कोई हम लोगों को ज्ञान देने नहीं आए थे। वो हमें पिछड़ा और अच्छा सर, बीरबल किनके कोर्ट में थे? अंग्रेज से पहले भी तो आए थे, तो बीरबल कौन थे? बीरबल किनके दरबार में थे? बीच में नहीं बोलिए। मैं इतने राजाओं का नाम गिना दूंगा जो अन्य जातियों के थे। जाति जिसको आप कह रहे हैं ना, वो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पे। और जिन लोगों को जातियां और निम्न और उच्च जो बातें थी ना, ये सब यही फिरंगी नस्लवादी लोगों की थी। आज भी उनकी समझ से ये चीजें बाहर नहीं गई हैं। और मुश्किल हमारी ये है कि हमारे जो बुद्धिजीवी चिंतक हैं, आज भी उन्हीं फिरंगियों के हाथों में खेल रहे हैं और उन्हीं के दिए गए ज्ञान से, उसी चश्मे से सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा स्वतंत्र चिंतन करें, हम लोग बेहतर समझ पाएंगे दुनिया को। खैर, ये मेरा फोन ये खत्म हो रहा, बाकी लोगों से बात कीजिए, मेरा कभी भी बंद हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ सर। अनिल जी, आज का मुद्दा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पूरा मामला आज संसद में दिखाई दिया, और आज किस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, राहुल गांधी के ऊपर धक्का मुक्की के आरोप जो है वहां लगे हैं, 2 सांसदों को चोट पहुंचने की बात कही है, एक महिला सांसद का अभद्रता की बात आई है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ओर से जो है वो मामला दर्ज हुआ है। उधर से कांग्रेस भी कह रही है कि खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की, और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह को माफी मांगने के लिए कहा है, जो गृह मंत्री हमारे देश के, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो काम बीएसपी ने आगे रखा, उनकी पार्टी ने, उसको भी लेकर कहा है। तो कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? अनिल जी चले गए हैं, अभी वो आएंगे तो मैं उनका पक्ष रखूंगा। जी धर्मराज जी, आपको क्या लगता है ये मुद्दा, अब जिस तरीके से हम लोग अपने लास्ट सेशन में हैं, अभी इसको आधा घंटा होने जा रहा है, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब संसद में चीजें हो रही हैं, और ये जो बातचीत, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने 2 सांसदों के साथ मारपीट वहां पे की है, उनको धक्का मुक्की की है, चोटिल हुए हैं, एक महिला सांसद अभद्रता की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत के लोकतंत्र में, और जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर हमारा जो संसद है, उसमें किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो चूंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो इस मुहावरे में भी आपत्ति नजर आती है। मतलब लोकतंत्र का मंदिर, अगर लोकतंत्र का मंदिर होता, अगर लोकतंत्र का मंदिर जैसा मुहावरा बना रहे हैं, तो अमित शाह जी के मुंह से पहली बात ये बयान ही नहीं निकलती कि अंबेडकर अंबेडकर क्या चिल्ला रहे हो, भगवान चिल्लाते तो मुक्ति मिल जाते। अंबेडकर जी को बहुत सारे लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं, भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि जिस दलित बहुजन समाज के लोगों को एक जमाने में पानी पीने के लिए इस देश में आंदोलन हुआ है, वैसे डॉक्टर अंबेडकर किसी के लिए, भाई हमारे लिए तो डॉक्टर अंबेडकर जीते जाते भगवान थे। हमने भगवान नहीं देखा है, हमने भगवान को महसूस नहीं किया, लेकिन हम जब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जिस समाज में, भारत जैसे देश में, भारत की सबसे बड़ी आबादी, जिनके मेहनत कश होने के कारण भारत आज गौरव से भारत बना हुआ है, उस समाज को अगर पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा, और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में वहां आंदोलन हुए हैं, तो अमित शाह को इस जन्म में ये बात नहीं समझ में आएगी कि दलितों के लिए वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या लेकिन
भाजपा कह रही कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। दूसरी ओर बीएसपी की ओर से भी यही कहा गया है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब के विरोध में जिस तरीके से काम किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनको बार-बार संसद जाने से रोका, बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया, तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी की ओर से भी आ रहे हैं, बीएसपी की ओर से भी आ रहे हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पहले मैं इस पे आपका जवाब ले लूं, फिर मैं अनिल जी से बात करूंगा। जी। पहली बात तो देखिए कि जो गलत तथ्य बताया जा रहा है कि भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया, ये बिल्कुल झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। बल्कि वो कह रहे हैं कि भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि। क्या वह भाजपा जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के श्रेय को लूटने के लिए जो घिनौना बयानबाजी चल रही है, भाजपा श्रेय लूट रही है, तो क्या अगली बार ये भाजपा बताएगी कि विश्वनाथ प्रताप सरकार जो गिरा दिया गया मंडल आरक्षण के बाद से, तो क्या यह बात फिर भाजपा बोलेगी कि मंडल आरक्षण सरकार गिर गया चुपके से? ये बात हम सभी जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस तो सीधा विपक्ष थी। तब तो बात समझ में आता भाई, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन समर्थन किसने वापस लिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरी कैसे? तो इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि भाजपा न केवल दलित का दुश्मन है, पिछड़ों का भी दुश्मन है। अच्छा, सबसे पहले बोल रहे हैं अमित शाह, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत रत्न जो है भाजपा के कारण मिला। तो इनको बता दे भाई कि एकनाथ शिंदे, अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत से भाजपा की महायुति जीती। एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए आरएसएस का बयान आ गया कि देवेंद्र फडणवीस एक चितपावन ब्राह्मण कैसे सीएम नहीं हो। मेरा सवाल धर्मराज जी, हमारे पास समय कम है। बस मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस के ऊपर बाबा साहब विरोधी होने के आरोप लगे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अब कांग्रेस अंबेडकर हितैषी क्यों हो रही है? कांग्रेस को अंबेडकर पहले क्यों नहीं याद आए? देखिए, कांग्रेस को उनके पुराने पापों से बरी नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के खाते में आपातकाल जैसा एक घिनौना भी जो एकदम गैर लोकतांत्रिक भी उनके ही पार्टी के द्वारा है। लेकिन फिर भी हमें यह बात नहीं भूलनी होगी कि बाबा साहब अंबेडकर की बात कोई व्यक्ति अगर कोई देर, भाई देखिए, मैं पिछड़ा समाज से आता हूं, मुझे यह बात कहने में कोई अफसोस नहीं है। मैं नाई जाति से हूं, हजाम जाति से हूं। मैंने बाबा साहब को कब जाना? बाबा साहब को मैंने जाना जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, जब मैं कॉलेज में पहुंचा। क्यों जाना? क्योंकि मैंने वहां भेदभाव महसूस नहीं किया। लेकिन तब सिलेबस में प्रमुखता से यह बात पढ़ाया ही नहीं जाता था कि इस भेदभाव के खिलाफ आजादी के पहले से, बहुत पहले से लड़ने की एक परंपरा रही है। हम आंदोलन में आते हैं, हम सीखते हैं। बल्कि मेरे घर में भी आज भी बहुत सारे ऐसे दकियानूसी पाखंडी लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आता है कि उनके लिए जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, पूजा पाठ के मुद्दे हैं, भले उनको लगता है कि अध्यात्म वो कर रहे हैं, अध्यात्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि भाई भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो आध्यात्मिक होना भी चाहे तो उसको इस बात के लिए उनकी महिलाओं को, उनके पुरुषों को बेइज्जत किया जाएगा, कहेगा तुम दलित हो, तुम शूद्र हो। तो ये जो है ज्ञान का मतलब। मेरा अगला सवाल मैं अनिल जी से सवाल ले लेता हूं, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप भी कर देंगे, आधे घंटे से ऊपर हो गया। अनिल जी, आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी कांग्रेस जो इस मुद्दे पर पूरी राजनीति कर रही है? और कल तक कांग्रेस बीजेपी को कोस रही थी, आज बीजेपी बोल रही कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को चोट पहुंचा दी है, धक्का मुक्की की बात हो रही है। और वह तीसरा एंगल जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का है, जिन्होंने दोनों पर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि अमित शाह माफी मांगे, और दूसरी ओर कहा है कि कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब का सम्मान किया ही नहीं, वो तो बसपा थी कि बाबा साहब जो है वो इस देश के आम जनमानस तक पहुंचे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके फाइनल कमेंट के साथ हम इसको सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। जी अनिल जी। ये मान्यवर सभी पैनल दर्शकों को और पैनलिस्ट को जय भीम, जय भारत। डॉक्टर धर्मराज जी को जय भीम। मान्यवर बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुत जिंदा प्रश्न उठाया है, प्रश्न ये है
ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज के नेतृत्व को कांग्रेस और बीजेपी वाले सम्मान देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लाने वाले मान्यवर काशीराम साहब, आगे बढ़ाने वाले बहुजन आंदोलन को, मान्यवर काशीराम साहब को इन्होंने जानी किन किन को तो भारत रत्न बांट दिए। बीजेपी वालों ने भी एक एक साल में 2-2 3-3 बांट दिए। ये मान्यवर काशीराम साहब को ही देते। अगर बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दूध के धुले होते तो ये अगर बहुजन विरोधी नहीं होते, ये बाबा साहब अंबेडकर विरोधी नहीं होते, तो मान्यवर काशीराम साहब को दे दे। चलो नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के आज दे दें, आज दे दें मान्यवर काशीराम साहब को। बहुजन आंदोलन के बाबा साहब के मानने वाला सच्चा मसीहा है बहुजन नायक काशीराम, उनको ये क्यों नहीं दिया? उन्हें दे दें। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चैलेंज में आज ही देता हूं, इसी संसद के इसी सदन में ये मान्यवर काशीराम साहब को दे देना। ये कहते हैं, अब इस पे चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं। पहली बात तो ये बेइज्जत करते हैं। पहली बात, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बहुजन नायकों को बेइज्जत करते हैं। गांधी और कांग्रेस ने ईवी रामास्वामी नायकर को बेइज्जत किया, तो फिर ईवी रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस छोड़ी और उन्होंने कहा, 5 उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली। कांग्रेस का बहिष्कार, हिंदू धर्म का बहिष्कार, हिंदी देवी देवताओं का बहिष्कार, मनुवाद का बहिष्कार और हिंदू संस्कृति का बहिष्कार। दूसरा उदाहरण बाबा साहब अंबेडकर का ये जो पूना पैक्ट में 2 अधिकार लाए, उनका अधिकार ही छीन लिया कांग्रेस ने। दिया, देने की तो बात छोड़ ही दो, ये कांग्रेस अधिकार छीन लेती है। इन्होंने पूना पैक्ट का सारा जो लाए हुआ 2 वोट का अधिकार, जो सेपरेट इलेक्टोरेट छीन लिया, जो स्वतंत्र मताधिकार छीन लिया और 1932 के चमचे पैदा होने, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब को इन्होंने सम्मान तो देना छोड़ो, काशीराम साहब को सीआईए का एजेंट कहा। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कम चमचा योग किताब लिखी। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को ही नहीं, लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 68 करोड़ के केस में इन्होंने 20 साल तक कांग्रेस और बीजेपी वालों ने ओबीसी लीडरशिप को ध्वस्त करने के लिए आरएसएस ने, कांग्रेस और बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव को 20 साल तक जेल में रखा। बहन कुमारी मायावती जी को झूठे ताज कॉरिडोर में फंसाने की कोशिश की। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कहते, नाटक मत करो। ये किताब 16 वॉल्यूम पढ़ लेना, ये 16 वॉल्यूम पढ़ ले। कांग्रेस और गांधी ने चूतों के साथ क्या किया, डाटा के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन बाबा साहब अम्बेडकर जय भीम कर रहे हैं ना कांग्रेस और राहुल गांधी, और ये पढ़ लेना 16 वॉल्यूम पढ़ करके, और किताब पढ़ ले बाबा साहब की लिखी हुई कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ किया। कि अब आए बीजेपी पे। बीजेपी ने जो भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे संविधान का सत्यानाश कांग्रेस ने किया। उसके बाद बीजेपी ने उसी सत्यानाश को, जो कांग्रेस ने 20-30% सत्यानाश किया, बीजेपी और आरएसएस ने उसको 100% कर दिया, बचाया 70% कर दिया। कांग्रेस छुपे हुए दुश्मन है और आरएसएस और बीजेपी खुले हुए दुश्मन है। ये ओबीसी के वोट तो ले जाते हैं, ये ओबीसी को कभी भी हिस्सेदारी नहीं देते। ये ओबीसी का एक नेता ले लेते हैं। सारी पार्टियां, जितनी भी ओबीसी की पार्टियां हैं, इन्होंने नेता को लेकर के एक एमपी का एक टिकट देकर के बाकी बहुजनों के सारे वोट लेकर के, और 3% वाले मनवादी राज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए। क्योंकि ये उन्होंने चमचे पैदा किए। ये बताइए, ये जो 1932 के चमचे, आज इस समय 135 एमपी लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्या ये, जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तो अभी 2024 में हटाई है ना, ये मूर्ति हटाएगी, तो इन एससी एसटी के और ओबीसी के जो जय भीम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये सोनिया गांधी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वाले, चलो उनको छोड़ दीजिए, वो तो मनवादी पार्टियां हैं। लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी के जो जय भीम करने वाले जो एमपी लोग हैं, इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर ये 135 एमपी लोग इस्तीफा दे दें, बिल्कुल सर। अनिल कुमार जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे। बहन जी ने साफ साफ कहा है कि भावनाएं मत भड़काएं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कांग्रेसी भी गुंडागर्दी करते हैं। कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर पे अटैक करा करके बदमाशी की, भारत का फैब्रिक को स्ट्रक्चर किया। कांग्रेस ने
वहां राम मंदिर की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, बीजेपी वालों ने उसको उड़ा दिया। तो कांग्रेस और बीजेपी वाले ये षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, और इस षड्यंत्रकारी ताकतों को, ये देखो भारत का विखंडन नाम की किताब है, राजीव मल्होत्रा और अरविंदन ने लिखी हुई है, और दूसरी हिंदू नेशनलिज्म जो शमसुद्दीन इस्लाम इन्होंने लिखी हुई है। ये किताबों में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जिक्र आ जाता है, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। आज थोड़ा सा समय का अभाव है और 40 मिनट हमारे शो को हो गया है, और मैं माफी चाहूंगा आपसे कि आपको कम समय मिला। हम कल दोबारा से बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जी कांग्रेस और बीजेपी वाले इसी सदन में 100% SC ST और OBC का आरक्षण भर दें, 27% सीटें भर दें। ये सपा के MP, ये कांग्रेस के MP, ये राजीव गांधी, ये राहुल गांधी ये कहें इस सेशन में ये 27% OBC का आरक्षण भर देंगे, SC का जो 18% बताएंगे, ST का 22%, ये भर देना आरक्षण। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बिल्कुल। कैसा मुझे लगता है कि मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर धर्मराज कुमार जी का भी, डॉक्टर अनिल कुमार जी का भी, और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों के सारे सवाल इस मुद्दे पर और इस पूरे मुद्दे के पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारे शो का नाम भी है क्या है पॉलिटिक्स, या क्या पॉलिटिक्स है, मुद्दे के पीछे की राजनीति क्या है, वो जो है हमारे दर्शकों को पता लग गई होगी। और मैं बहुत बहुत अपने दर्शकों से धन्यवाद चाहता हूं। और आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते हैं, मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।